हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रुप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक अकम्प्लिसी। देखिए, ये टॉपिक आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेदर एन अकम्प्लिसी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ये क्वेश्चन आपको जनरली पेपर्स में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, प्लस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो आउटलाइन डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अकम्प्लिसी किस सेक्शन में दिया हुआ है? अकम्प्लिसी दिया है सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकम्प्लिसी होता कौन है। अकम्प्लिसी वो पर्सन होता है जिसने पार्टिसिपेट किया होता है किसके साथ? अक्यूज्ड के साथ इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, देखिए ये मैटर नहीं करता है कि उसका पार्ट छोटा था या बड़ा था। मतलब इवन अगर उसने एक गाड़ी भी प्रोवाइड की होगी तो ही इज एन अकम्प्लिसी, और उसने अगर नाइफ प्रोवाइड की होगी तो भी ही इज एन अकम्प्लिसी। ठीक है, तो वो किसी भी तरह का पार्ट कर रहा होगा वो मैटर नहीं करता, बस उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया होगा जिस भी पर्सन ने, उसे हम लोग अकम्प्लिसी कहेंगे। इससे एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये, वेदर एन अकम्प्लिसी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले इसके एक पार्ट पे फोकस करते हैं, वो क्या है? कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, देखिए कॉम्पिटेंट विटनेस, अब इंडियन एविडेंस एक्ट में किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी कैसे डिसाइड होगी, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 118। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 118, जो बताता है हु मे बी अ विटनेस। क्या आंसर करता है वो? हु का आंसर करता है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 118 में क्या कहा गया है? बोला है कि अगर कोई भी पर्सन जिसको कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए और उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन को समझने की, प्लस उसके पास अंडरस्टैंडिंग है टू गिव द रैशनल आंसर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्पिटेंट विटनेस। मतलब किसी भी पर्सन को कोर्ट क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन को समझने की शक्ति प्लस उसका एक रैशनल आंसर देने की अगर शक्ति है तो वो पर्सन क्या होगा? कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। ठीक है, अनलेस वो नहीं समझ सकता है बिकॉज ऑफ टेंडर एज और ओल्ड एज और बिकॉज ऑफ एनी अदर डिसीज और ही इज इनसेन, एनी पर्सन। ठीक है, तो उसको हटाकर अगर कोई भी पर्सन क्वेश्चन पुट अप किया गया है, उसे समझ सकता है और उसका आंसर दे सकता है, तो हम लोग उसको कॉम्पिटेंट विटनेस कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस सेक्शन 118 की डेफिनेशन के हिसाब से अकम्प्लिसी तो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन ही गया, क्योंकि वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो उसको, और हम ये मानेंगे कि उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे आंसर पता होगा, मतलब वो रैशनल आंसर दे सकता होगा, क्वेश्चन को समझ सकता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछते कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं। इस क्वेश्चन का एम होता है पूछने का अकम्प्लिसी की टेस्टिमनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में। क्या जो भी टेस्टिमनी अकम्प्लिसी ने दी है वो क्रेडिबल है? तो यहाँ पे हम लोग ये वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास दो सेक्शन हैं। कौन से? सेक्शन 133 एंड सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, देखिए सेक्शन 133 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो सेम बात करता है जो सेक्शन 118 करता है। वो बस ये कह रहा है कि जो अकम्प्लिसी है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसने साफ डिक्लेयर कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? एक डेक्लेरेटरी प्रोविजन है। मेन जो इश्यू है वो क्या होता है? वो होता है सेकेंड पार्ट के साथ। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि किसी भी तरह का कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन किसी अक्यूज का हुआ है तो वो इलीगल नहीं होगा जस्ट बिकॉज, मियरली बिकॉज कि अकम्प्लिसी की जो टेस्टिमनी थी वो अनकोरैबोरेटेड थी। अनकोरैबोरेटेड मतलब कि उसे बाकी और जितने भी एविडेंसेस वगैरह थे उसके से कोरैबोरेट नहीं किया, बल्कि सोल ऑन द बेसिस ऑफ द सोल टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिसी कन्विक्शन दे दिया गया अक्यूज्ड को। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर कन्विक्शन सिर्फ अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी है, इसकी वजह से इलीगल नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 133 ये एक सिंपल सी बात कहता है। इसी के
कॉन्ट्रास्ट में सेक्शन 114 क्या कहता है, वो कहता है कि हम लोग जो अकम्प्लिसी है उसको प्रिज्यूम करेंगे टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। क्या मतलब कि हम जो है उसको प्रिज्यूम कि जो अकम्प्लिसी है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। तो अगर कोई पर्सन अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है तो उसकी अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, वहां पे हम कोरैबोरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एविडेंस एक्ट में एक पार्ट तो कह रहा है कि कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा क्योंकि आपने अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी लिया है, दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि पर्सन अनवर्दी अकम्प्लिसी जो होता है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है, इसलिए कोरैबोरेशन होना चाहिए। तो ये दोनों सेक्शंस क्या है, ये आपस में हमें ऑन द फेस ऑफ इट अपरेंटली हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोई बात कह रहा है एक दूसरी बात कह रहा है। इस इशू को रिजॉल्व किया गया था किस केस में, एक केस है जिसका नाम है दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 1977 का केस है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डायरेक्टली अगर अकम्प्लिसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा तो ये इस केस को आप मार्क करेंगे, ये प्री का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस किया गया और कोर्ट ने कहा कि अगर हम इनकी लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि लॉ का पर्पस ही ये होता है कि वो किसी भी तरह का अगर दो प्रोविजंस हैं उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रीड करता, रादर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहीं पर भी मतलब कहा कोर्ट ने कि ये दोनों में कैसा कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रीजन भी क्योंकि देखिए सेक्शन 33 जो है 133 जो है वो क्या दे रहा है, वो कोर्ट को सिर्फ डिस्क्रिशन दे रहा है, किसी तरह का मैंडेट नहीं पुट कर रहा है कि अगर को जो है आपको अगर टेस्टिमनी मिली है अकम्प्लिसी की तो आप उससे कन्विक्ट करो ही करो। नहीं, अगर आपको वो पर्सन अकम्प्लिसी वर्दी ऑफ क्रेडिट लगता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है ये कि अगर उसे वो अकम्प्लिसी वर्दी ऑफ क्रेडिट लगता है तो वो उसकी टेस्टिमनी के बेसिस पर कन्विक्शन कर देगी, और अगर ऐसे कन्विक्शन होता है तो उस कन्विक्शन को आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब उस कन्विक्शन को आप इलीगल नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज ऑफ अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिसी। ठीक है, तो ये टोटली डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो यहाँ पर वर्दी ऑफ क्रेडिट मानती है या अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मानती है। ठीक है, इसी तरीके से 114 भी क्या है, ये मे प्रिज्यूम से रिलेटेड सेक्शन है। कुछ फैक्ट्स, सर्टेन फैक्ट्स हैं जिन्हें कोर्ट मे प्रिज्यूम में भी क्या आता है, हमारा डिस्क्रिशन आता है। ठीक है, तो कोर्ट के पास यहाँ पे भी डिस्क्रिशन है। कैसा डिस्क्रिशन, कि वो अकम्प्लिसी को मे प्रिज्यूम अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, जरूरी नहीं है कि उसे माने ही माने कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होगा, प्रिज्यूम कर सकती है कि मे बी, अगर अनवर्दी ऑफ क्रेडिट प्रिज्यूम कर लिया तो हम कोरैबोरेशन करेंगे, अगर अनवर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं प्रिज्यूम किया तो हम कोरैबोरेशन नहीं करेंगे। दोनों ही केस में क्या है, डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिशन है कि अगर आपको लगा, अगर आपके पास ऐसा लगता है आपको कि नहीं अकम्प्लिसी ट्रस्टवर्दी है, वर्दी ऑफ क्रेडिट है, तो आप कर लो, नहीं लगता है तो मत करो। तो दोनों ही, अब देखिए अपरेंटली हमें अलग अलग लग रहे थे, लेकिन अब इसकी लैंग्वेज को समझने से हमें क्या लगता है कि ये दोनों ही सेक्शन एक ही बात को कह रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने इस केस में इन दोनों सेक्शन को एक दूसरे का एंटीथीसिस नहीं बताया, बल्कि क्या कहा कि ये दोनों सेक्शन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस हैं। ठीक है, देखिए लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोर्ट क्या करता है, वो ये करता है कि वो जनरली अकम्प्लिसी की जो भी टेस्टिमनी होती है उसे कोरैबोरेट करवाता है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि देखिए अकम्प्लिसी एक ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है, तो मे बी वो अपना सारा बर्डन, अपनी सारी लाइबिलिटी अक्यूज के ऊपर डालना चाहता हो क्योंकि उसे क्राइम की सारी डिटेल्स पता है, या फिर वो
कैसे भी बात करके वो कोर्ट को अपीज करना चाहता हो कि नहीं, देखिए मतलब वो अपने लिए पार्डन को टेंडर कराना चाहता है, या अपनी पनिशमेंट कम करवाना चाहता है, या किसी तरह से कंपनसेशन कम कराना चाहता है, तो मे भी वो कोर्ट को अपीज करना चाहता हो। तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस अकम्प्लिसी को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आंसर राइटिंग भी करनी है तो हमें किस तरह से करनी होगी। ठीक है, एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।